मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th हिंदी मीडियम के लिए फसल एवं प्रबंधन, जिसका पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो में आपने फसल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उससे आगे देखें थोड़ा सा दौरान देखते हैं आपने लास्ट 2 वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। आपने कृषि के बारे में पढ़ा है, फसल एवं फसल के प्रकारों के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने कृषि पद्धतियों के चरण देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखी थी जुताई, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं मिट्टी तैयार करना। उसके बाद हम लोगों ने बुआई देखी थी कि जब मिट्टी तैयार हो जाती है उसके बाद किसान बीजों से बुआई करता है। उसके बाद हम लोगों ने उस लास्ट वीडियो में देखा था खाद और उर्वरक कि जो बीज हम लोगों ने मिट्टी में बोए उनके लिए पोषक पदार्थ जो होते हैं वो खाद और उर्वरक से प्राप्त होते हैं। आज के हमारे टॉपिक है सिंचाई, निराई और कटाई। तो सबसे पहले कल अपन ने जो खाद और उर्वरक देखे थे उसमें आगे कंटिन्यू रखते हुए देखते हैं कि खाद के क्या क्या लाभ है। खेतों में जो हम लोगों ने बीज बोए थे उन बीजों में हम खाद और उर्वरक का प्रयोग क्यों करते हैं। तो खाद के लाभ देखो, मिट्टी का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब होता है कि मिट्टी के जो आवश्यक संगठक होते हैं, मिट्टी के जो आवश्यक संगठक होते हैं वो खाद के द्वारा मिट्टी में वापस मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी के गुणों में वृद्धि होती है। अगला, जैविक खाद डालने से मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है। लाभदायक जीवाणु जैसे अपन देखते हैं केंचुए वगैरह, राइजोबियम वगैरह, जो कि मिट्टी को खाद में परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो खाद डालने से मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है। तीसरा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। जितना हम जैविक खाद का उपयोग करेंगे उतना बीजों के लिए भी फायदा है और मिट्टी के लिए भी फायदा है, क्योंकि इस खाद से मिट्टी अधिक से अधिक उपजाऊ बनती है, जिससे हमारे बोए गए बीजों की अच्छी वृद्धि होती है। चौथा, जल धारण क्षमता बढ़ती है। जिस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अधिक होती है उस मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। जल धारण का मतलब होता है जल को अवशोषण करने की क्षमता। यदि मिट्टी के अंदर खाद की मात्रा अधिक होती है तो वो मिट्टी उतनी मात्रा में अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करती है और जड़ों तक जल को पहुंचाती है। अगला लाभ है ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि। देखो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है मृदा की ऊपरी परत जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ह्यूमस, जितनी अधिक खाद डालेंगे उतनी अधिक मृदा के ऊपर ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी। इस ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से भूमि उपजाऊ भी होगी और उपजाऊ भूमि होगी तो जल धारण क्षमता भी अच्छी होगी, जिससे बीजों को पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ भी मिल जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में जल भी मिल जाएगा। अगला, खाद के माध्यम से पोषक प्रदान होता है। जो अपन शुरू से देखते आते हैं कि खाद और उर्वरक क्या है, बीजों के पोषक पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 चरण पूरे पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मिट्टी तैयार करना, जुताई। उसके बाद अपन लोगों ने देखा था बुआई, बीजों को बोना। उसके बाद खाद और उर्वरक। अब देखो बच्चों, जब हम खेती करने के लिए मिट्टी भी तैयार कर लेते हैं, हम लोग बुआई भी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, खाद और उर्वरक भी डाल देते हैं। तो वो खाद और उर्वरक पौधों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि खाद में उपस्थित पोषक तत्व जो होते हैं वो जल के माध्यम से ही पौधों तक पहुंचते हैं। इसलिए बीज बोने के बाद, खाद और उर्वरक डालने के बाद खेतों में सिंचाई की जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई का मतलब होता है बीजों को आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम साधनों के द्वारा जल देना सिंचाई कहलाता है। खेतों में हम लोग देखते हैं कि किसान जो होता है वो फव्वारा विधि के द्वारा या नलकूपों की सहायता से, या हम देखते हैं सामान्य रूप से खेतों में किसान जो होता है वो किसी न किसी प्रकार से बीजों तक पानी पहुंचाता है। ये बीजों तक पानी पहुंचाने का कृत्रिम जो साधन है वही क्या कहलाता है, सिंचाई। तो बीजों को आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम साधनों के द्वारा जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई। अब सिंचाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की। किसकी आवश्यकता होती है, जल की। तो
जल के साधन कौन कौन से हैं, जो जहां से हमें जल प्राप्त होते हैं। तो जल के स्रोत कौन कौन से हैं, जो जल के स्रोत होंगे वही किसके स्रोत होंगे, सिंचाई के स्रोत, जैसे कुएं, नलकूप, तालाब, नहरें इत्यादि। ये सभी बड़ी मात्रा में सिंचाई के साधन होते हैं। किन्हीं इलाकों में कुएं ज्यादा होते हैं तो लोग वहां कुएं के पानी के द्वारा सिंचाई करते हैं। किसी में भूमिगत, किसी स्थान पर भूमिगत जल अधिक होता है तो लोग वहां पर नलकूप बनाकर भूमिगत जल से सिंचाई करते हैं। किन्हीं स्थानों पर तालाब की संख्या अधिक होती है तो तालाब के पानी के द्वारा सिंचाई करती है। और कुछ लोग किन्हीं क्षेत्रों में नहरें अधिक होती है तो वो नहरों के पानी के द्वारा सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, वही साधन जो जल के साधन होंगे, कुएं, नलकूप, तालाब, नहरें इत्यादि। ये सब सिंचाई के साधन होते हैं। अब देखो अगला टॉपिक, सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियों का आशय है कि किसान किन किन तरीकों से जल को बीजों तक पहुंचाता है। सिंचाई की विधियों का मतलब क्या है, सिंचाई की विधियों का आशय है कि किसान जो होता है वो किन किन तरीकों से, किन किन विधियों के माध्यम से उस जल को फसलों तक या बीजों तक पहुंचाता है। तो सिंचाई की दो विधियां होती है, एक होती है पारंपरिक तरीके। पारंपरिक तरीकों का मतलब होता है जिसका उपयोग किसान प्राचीन काल से कर रहा है, जिसका उपयोग किसान प्राचीन काल से करता आ रहा है, यानी प्राचीन काल से जिसका उपयोग करते आ रहे हैं वो सारे तरीके जो है वो है पारंपरिक तरीके। अगली होती है आधुनिक तकनीकें जो कि वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होती है। तो सबसे पहले देखें पारंपरिक तरीके क्या होते हैं। पारंपरिक विधियां, पारंपरिक विधियों में पशुओं और मजदूरों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है यदि पारंपरिक तरीकों में किसान किसी भी विधियों का उपयोग करता है, जिस विधि के माध्यम से भी जल फसलों तक पहुंचाता है, उसमें या तो वो पशु का उपयोग करेगा या वो किसी न किसी मजदूर का उपयोग करेगा। इस कारण इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी इन विधियों से सिंचाई करने पर श्रम भी अधिक लगता है, समय भी अधिक लगता है। तो देखिए सिंचाई की कौन कौन सी पारंपरिक विधियां हैं। सबसे पहले ढेकली, गिरनी, मोट और रहट, ये कुछ विधियों के नाम हैं जिनके चित्र यदि आप किताब के अंदर से देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ढेकली, घिरनी, मोट, रहट ये सभी जो होते हैं वो कुओं से पानी खींचने की विधियां हैं। इन विधियों के द्वारा किसान जो होता है वो कुओं से पानी खींचता है और फसलों तक पहुंचाता है। उसके बाद डीजल पंप और मोटर पंप, इन पंपों की सहायता से किसान जो होता है वो कुओं से सीधा पानी मशीन की सहायता से बाहर खींचता है और फसलों तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार ये किसान के सिंचाई करने की पारंपरिक विधियां हैं जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। इसमें ढेकली है, गिरनी है, मोट है और रहट है जो कुओं से पानी निकालने का काम करती है। बेटा एक बच्चों ध्यान रखना, पारंपरिक तरीके में पशु और मजदूर का उपयोग होता है, या तो वो पशु का किसी न किसी रूप में उपयोग करके पानी को बाहर निकालने में करते हैं या वो खुद मजदूर बनकर कुओं से पानी खींचने में किसी न किसी विधि का उपयोग लेते हैं। और ये विधियां जो होती है ये होती है ढेकली, गिरनी, मोट और रहट। अगला है सिंचाई के आधुनिक तरीके। आधुनिक तरीकों का मतलब होता है कि समय के साथ वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ विधियां अपनाई गई है, उन्हें कहते हैं आधुनिक तरीके, जो कि विभिन्न यंत्रों पर आधारित होती है। तो सिंचाई की आधुनिक विधियों में दो प्रकार की विधियां, एक तो आती है छिड़काव तंत्र और एक आता है डीप तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है, छिड़काव तंत्र में किसान जो होता है वो फसलों तक पानी फव्वारों के रूप में पहुंचाता है मुख्य पाइपलाइन से। इसमें क्या होता है, जैसे ये जल स्रोत होता है, एक मुख्य जल स्रोत, चाहे कुआं है, चाहे ट्यूबवेल है, नलकूप है, यहाँ से एक मुख्य पाइपलाइन को ये निकालता है और इस मुख्य पाइपलाइन को खेतों में, पूरे खेतों में बिछा देता है। इस प्रकार से खेतों में बिछा देता है और इन पाइपलाइनों के मुख्य सिरों पर नोजल लगा दिया जाता है। नोजल या जिसे अपन कहते हैं फंवारा लगा दिया जाता है। अब मशीन के द्वारा इनमें पानी छोड़ा जाता है, तो जब पानी इन नोजल पर पहुंचता है तो फंवारों के रूप में, जैसे बारिश में फंवारे होते हैं ना ऐसे, तो ऐसे फंवारों के रूप में फसलों पर गिरता है। तो इस प्रकार की विधि को हम कहते हैं छिड़काव तंत्र विधि। इस विधि के द्वारा अपन क्या कहते हैं, छिड़काव तंत्र विधि, जो कि असमतल भूमि के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, जो कि असमतल भूमि के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। इसमें पानी भी ज्यादा मात्रा में आवश्यक होता है।
अगला है डीप तंत्र विधि। डीप तंत्र विधि भी सेम लगभग इसी जैसी होती है, लेकिन इसके अंदर पानी फव्वारों के रूप में न पड़कर छोटी छोटी बूंदों के रूप में लगातार गिरता रहता है। ये नोजल जो होता है, इस नोजल में पानी की व्यवस्था इस प्रकार कर दी जाती है कि पानी इस नोजल से एक एक बूंद के रूप में निकलता है, इसलिए इसका नाम है डीप तंत्र। डीप तंत्र मतलब होता है ड्रॉप, यानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल निकलता है और सीधा फसलों को प्राप्त होता है। इस प्रकार की विधि को कहते हैं डीप तंत्र विधि, जो कि समतल भूमि के लिए आवश्यक होती है, तो पुनः देखें, सिंचाई की आधुनिक तरीके दो प्रकार की होती है। छिड़काव तंत्र जो कि असमतल भूमि के लिए, और दूसरा है डीप तंत्र जो कि समतल भूमि के लिए। छिड़काव तंत्र में जल जो होता है वो फव्वारों के रूप में फसलों तक पहुंचता है, और डीप तंत्र विधि में जल सूक्ष्म छोटी छोटी बूंदों के रूप में सीधा फसलों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार ये सिंचाई की आधुनिक विधियां होती है, जिसमें श्रम भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। अब देखिए सिंचाई के लाभ, कि हम फसलों को पानी देते हैं तो उसका क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहले बीज अंकुरण के लिए हम लोगों ने बुआई कर दी थी, बुआई करने के बाद हम लोगों ने खाद और उर्वरक डाल दिए थे, तो वो खाद जो है वो बीजों तक कैसे पहुंचेगी? जल के माध्यम से। जब हम जल सिंचाई खेतों में करते हैं तो वो खाद में उपस्थित पोषक तत्व जो होते हैं वो जल के साथ घुलते हैं और बीजों तक पहुंचते हैं, जिस कारण बीज का क्या होता है? अंकुरण होता है। बीज के अंकुरण का मतलब होता है बीज पहली बार सूक्ष्म पौधों के रूप में भूमि से बाहर निकलता है, छोटे से पौधों के रूप में बाहर निकलता है। ये बीज, ये भूमि है, इस भूमि में ये जगह जगह बीज बो दिए जाते हैं। जब यहाँ पर बीज तक पानी पहुंचता है तो ये बीज अंकुरित होकर छोटे छोटे पादपों के रूप में भूमि से बाहर निकलते हैं। इसे कहते हैं बीज का अंकुरण। दूसरा, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम लोगों ने देखा है कि जल के माध्यम से क्या होते हैं? पोषक तत्व जो होते हैं वो पौधों तक पहुंचते हैं। अगली, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? पौधों के द्वारा पानी को बाहर निकालने के लिए, ताकि इनमें एक निश्चित दबाव बना रहे और पोषक तत्व जो होते हैं वो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचता रहे, इसलिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसके बारे में अपन आगे के टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंचाई के क्या क्या लाभ है? सबसे पहले मुख्य तो बीज अंकुरण के लिए, और दूसरा पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, और तीसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए। देखो, इस चरण तक सिंचाई चरण तक फसल को वह सभी क्रियाकलाप पूर्ण कर लिए जाते हैं जो एक फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अब सिंचाई करने के बाद, खेतों में नियमित सिंचाई करने के बाद फसल वृद्धि करने लगती है, यानी फसल जो होती है वो स्वस्थ रूप से वृद्धि करने लगती है। लेकिन जब ये फसल स्वस्थ रूप से वृद्धि करती है तो इसके साथ अनावश्यक पौधे भी उगाते हैं। मुख्य फसल के साथ क्या होते हैं? अनावश्यक पौधे भी उगाते हैं। इन अनावश्यक पौधों को हटाना जरूरी होता है। इसीलिए अब वृद्धि करती हुई फसल की हमें क्या करनी है? सुरक्षा करनी है, जिससे फसल हमारी खराब ना हो और स्वस्थ तरीके से वृद्धि करे। इसलिए क्रिया अपनाई जाती है निराई। तो पांचवा चरण कौन सा आता है सिंचाई के बाद में? निराई। सिंचाई तक फसल स्वस्थ वृद्धि करती है, बड़ी होती है और अपने उत्पादन की ओर बढ़ती है, लेकिन इस दौरान फसल के साथ कुछ अनावश्यक पौधे भी उगाते हैं, तो उन अनावश्यक पौधों को हटाना आवश्यक होता है। तो उन अनावश्यक पौधों को हटाने की क्रिया कहलाती है निराई। तो अगला चरण कौन सा आता है? निराई। वृद्धि करती हुई फसल की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्या की जाती है? वृद्धि करती हुई फसल की सुरक्षा के लिए। अब देखो, जो ये अनावश्यक पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। देखिए, फसल पौधों के साथ उगने वाले अनावश्यक तथा अनुपयोगी पौधों को खरपतवार कहते हैं। हम लोग देखते हैं खेतों के अंदर कि जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाती है वैसे वैसे फसलों के साथ अनावश्यक हानिकारक पौधे भी उगाते हैं। उन अनावश्यक हानिकारक पौधों को अपन क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और इसी खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। किसान अपन देखते हैं बड़े बड़े खेतों के अंदर जब फसल छोटी छोटी अंकुरित हो जाती है, छोटी छोटी फसल के रूप में भूमि से बाहर आ जाती है, तो किसान बारिश के मौसम के बाद उनमें निराई की क्रिया
करता है, जिसमें वो फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधों को हटा देता है। उन अनावश्यक पौधों को हटाने से फसल की वृद्धि जो होती है वो अच्छी तरीके से होती है। तो इसी खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निराई। निराई करना, निराई करना, मारवाड़ी भाषा में बोले निनाण करनो, निराई करना। अब देखो, यदि हम लोग ये निराई नहीं करेंगे तो ये खरपतवार फसलों को क्या क्या हानियां पहुंचाएगी। सबसे पहले फसल की वृद्धि में रुकावट उत्पन्न करेगी। सीधी सी बात है भाई, मुख्य फसल के साथ यदि अन्य पौधे आ जाएंगे तो अन्य पौधे भी क्या होंगे? बड़े होंगे। बड़े होंगे तो या तो वो उनकी शाखाओं पर लपट जाएंगे या उनको बढ़ने नहीं देगी, उनके ऊपर चली जाएगी, जिससे पौधों की वृद्धि क्या हो जाएगी? फसल पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। इसके अलावा ये खरपतवार जो होते हैं वो मृदा से पोषक तत्व, जल तथा प्रकाश के लिए फसलीय पादपों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। कहने का मतलब देखो, देखें, मान लो ये एक भूमि के ऊपर एक प्रकार की फसल उगी हुई है, ये इस प्रकार से, और इसके साथ कुछ अनावश्यक पौधे और उग गए, इसके साथ ये अनावश्यक पौधे और उग गए। तो ये अनावश्यक पौधे जो उगे हुए हैं, अब ये अनावश्यक पौधे क्या काम करेंगे? जो जो पोषक तत्व इन मुख्य फसलों को हम डालेंगे, चाहे सिंचाई के रूप में जल डालो, चाहे खाद डालो, या सूर्य से आने वाला प्रकाश हो, तो वो प्रकाश, जल और खाद जब भूमि पर रहेगा तो ये पौधे भी उनको क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे, उनको ग्रहण करेंगे। इसलिए पोषक तत्व, जल व प्रकाश के लिए फसली पादपों के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब है, खरपतवार के पौधे भी कहते हैं कि हमें भी पोषण चाहिए, और फसल कहती है तो हमें भी पोषण चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होते हैं? पोषक पदार्थ आधे आधे हो जाते हैं, जिससे फसलीय पादप जो होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है। इसलिए पोषक तत्व, जल व प्रकाश के लिए फसली पादपों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। अगला, यदि ये ज्यादा बड़ी हो जाती है, अगर ये खरपतवार आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो यह फसल की कटाई में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि फसल की सुरक्षा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। अब देखो फसल की सुरक्षा के अन्य पॉइंट। सबसे पहले खरपतवार, जो अपन ने अभी डिटेल से पढ़ी है क्या होती है, तो फसल को सबसे पहले खरपतवार से बचाना चाहिए। उसके बाद वृद्धि करती हुई फसल को प्राकृतिक प्रकोपों से बचाना चाहिए। जैसे बाढ़ आ जाती है तो उचित पानी की निकास होना चाहिए। मान लो खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी के निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। सूखा, अगर खेतों में आवश्यकता से कम बारिश हो जाती है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था कर पौधों के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। आग या पाला, तो इन प्राकृतिक प्रकोपों से भी हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। फसलों को इन प्राकृतिक प्रकोपों से भी बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कई बार फसलों को किसी प्रकार के कीटाणु या जीवाणु लग जाते हैं, जिससे फसल क्या होती है? खराब हो जाती है। इसलिए समय समय पर दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के रसायनों का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि फसल को किसी प्रकार का कोई रोग ना लगे और हमारी फसल जो है वो स्वस्थ रूप से वृद्धि करे। अगला, जानवरों से बचाव। तो जानवरों से बचाव के लिए क्या करनी चाहिए? बाढ़ करनी चाहिए, बाढ़ करनी चाहिए। और बाढ़ से क्या होती है? अनावश्यक रूप से सुअर है, गाय है, रोजड़े हैं या अन्य जीव जो है वो खेतों में प्रवेश ना करें और हमारी फसलों को खराब ना करें। तो इन 4 बिंदुओं से हमें क्या करनी चाहिए? फसलों की सुरक्षा करनी चाहिए। खरपतवार से, प्राकृतिक प्रकोपों से, जीवाणु और कीटाणुओं से, जानवरों से। अब देखिए खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवारनाशी 2,4-D मार्केट के अंदर एक खरपतवारनाशी मिलता है। ये एक प्रकार का रसायन होता है जिसको छिड़कने पर पौधों के साथ अनावश्यक पौधों की वृद्धि रुक जाती है। तो खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवारनाशी का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जीवाणु व कीटाणुओं से बचाने के लिए आवश्यक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जो कि अपन ने अभी ऊपर देखा था कि भाई फसलों को भी क्या लगते हैं? जीवाणु और कीटाणु लगते हैं। इसलिए हमें उन्हें भी दवाइयां छिटक कर उन्हें कीटाणु और जीवाणु से बचाना चाहिए। इस चरण तक फसल पूर्ण रूप से पकने के लिए तैयार हो जाती है। जब हम ये 5 प्रकार के चरण अपनाते हैं, जुताई, बुआई, खाद उर्वरक, सिंचाई और निराई, इन 5 चरणों तक फसल पूर्ण रूप से पकने की ओर अग्रसर हो जाती है और निश्चित समय के बाद फसल क्या होती है? पक जाती है। हम लोगों ने वीडियो के पहले चरण में देखा था खरीफ की और रबी की फसलों के बोने का समय और पकने का समय। तो कुछ महीनों के बाद जब फसल
पक जाती है तो सबसे अंतिम चरण जो आता है वो होता है कटाई। कटाई क्या होती है? सामान्य नाम से स्पष्ट है कि फसल को काटना। तो समय पर फसल के पूर्ण पक जाने पर, समय पर फसल के पूर्ण पक जाने पर फसलों को चरणबद्ध तरीकों से काटना फसल की क्या कहलाता है? कटाई कहलाती है। यानी चरणबद्ध तरीकों से कटाई भी एक चरणबद्ध, ये नहीं कि गए खेतों में सीधा अपन ने पौधों को उखाड़ना चालू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। समय पर जब फसल पक जाती है पूर्ण रूप से तो उसको एक चरणबद्ध तरीकों से काटा भी जाता है। इस विधि को कहते हैं फसल की कटाई। अब देखो फसल काटने के कौन कौन से उपकरण होते हैं। दरोता या दराती, जिसे अपन स्थानीय भाषा खेतों में काम में लेते हैं, गाँवों में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला उपकरण है दरोता या दराती। इसके द्वारा फसल को काटा जाता है। और वर्तमान समय में आधुनिक मशीन आई हार्वेस्टर मशीन, जो कि फसल काटने का कार्य करती है, कटाई का कार्य करती है। इससे पहले मैंने आपको 2 मशीनें और पढ़ाई। एक मैंने आपको पढ़ाया था सीड ड्रिल, याद आया कुछ? सीड ड्रिल बीज बोने के लिए। और एक मैंने आपको क्या बताया था? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या काम करती है? मिट्टी तैयार करने का काम करती है। तो खेती के अंदर 3 प्रमुख मशीनें काम आने वाली, हार्वेस्टर मशीन कटाई के लिए, सीड ड्रिल बीजों को बोने के लिए, और तीसरा कल्टीवेटर मिट्टी तैयार करने के लिए। ध्यान रखना इन तीनों मशीनों का, कई बार पूछा जाता है। सीड ड्रिल तो नाम से पहचान लोगे, सीड का मतलब होता है बीज, ड्रिल का मतलब होता है बोना। तो सीड ड्रिल का मतलब बीजों को बोने में काम आने वाली मशीन। तो इस प्रकार किसान 6 चरणबद्ध तरीकों से गुजरकर अपनी फसल को प्राप्त करता है। अब आगे की वीडियो हम देखेंगे कटाई के प्रमुख चरण, उसके बाद भंडारण। उससे पहले आज का HW जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, सिंचाई किसे कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, सब कर लोगे। सिंचाई किसे कहते हैं? वह इसकी विधियां। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, पूछा जाता है, कई बार बोर्ड क्लास में आया है, बोर्ड के एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या लिखना है? दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, खरपतवार किसे कहते हैं? ठीक है। तीसरा लिखना है खरपतवार से हानियां बताओ, कि यदि हम खरपतवार को नहीं काटेंगे तो क्या काम होगा? खरपतवार से हानियां बताओ। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन है आपके जैविक खाद के उपयोग। इससे आपके नोट्स भी अच्छे तैयार हो जाएंगे और साथ साथ में लिखते जाओ।